कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हिंदी भाषा में कहें तो संचार। संचार या कम्युनिकेशन मीन्स अपने विचारों को दूसरों तक भेजना। जैसे यहाँ हमारे विचार आपस में शेयर हो रहे हैं आमने सामने, यही विचार जब वीडियो के माध्यम से जाएंगे तो वो एक दूसरा ऑडियो विजुअल हो जाएगा। यदि हम ऑडियो के रूप में भेजते हैं तो वो केवल ऑडियो माध्यम होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कई बार विचार हम इशारों से भी भेज देते हैं, संकेतों से भेजते हैं। जैसे आप ट्रैफिक देखते हैं, रेलगाड़ियाँ चलती हैं या रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो केवल 3 कलर के रेड, ग्रीन एंड येलो, उन बत्ती से ही सारा उनका ऑपरेशन होता रहता है। तो रेड बत्ती मीन्स वो सिग्नल दे रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि ड्राइवर समझ जाए कि आगे आपने नहीं आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन अलग अलग होता है। पुराने टाइम में यदि बात करें तो हम पक्षियों का यूज करते रहे हैं कम्युनिकेशन में, फायर का यूज करते रहे हैं कम्युनिकेशन में, इसके अलावा साउंड का यूज करते रहे हैं कम्युनिकेशन में, जैसे बम पटाखे छोड़ना। तो ये इस प्रकार से। तो यहाँ बताओगे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी मेथड जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स को, अपने विचार्स को दूसरे स्थानों तक भेज सकें। अब पुराने टाइम में ये अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, जैसे कभी ड्रम रहा होगा, कभी कोई पेड़ की टहनी वगैरह रही होगी, या कोई इंडिकेट देना होगा, या धुआं रहा होगा, आग जलाना रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से रहे हैं। उसके बाद समय बदला तो घोड़े के द्वारा, ऊँट के द्वारा, कुत्तों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या अन्य एनिमल्स के माध्यम से हम विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लगे। जैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, अभी अपने सोनीपत बस स्टैंड से मुल्थल अड्डे की ओर जाइए तो रास्ते में आप एक मीनार देखते हैं जिसको बोलते हैं कोस मीनार। तो पुराने टाइम में शेरशाह सूरी ने जब ये बनवाई थी, ठीक है, तो ये हर कोस पर, कोस का मतलब होता है 1600 मीटर, ठीक है, इतनी दूरी पर हर एक वो होती थी, एक मीनार, सराय होती थी, उस पर एक घुड़सवार होता था। वो घुड़सवार अगले को मैसेज देता, वो अगले को देता, वो अगले को देता, तो पूरे साम्राज्य में मैसेज पहुंच जाया करता था। ठीक है, समय के साथ साथ फिर कम्युनिकेशन के साधन आए। ठीक है, उसमें से एक साधन आया था टेलीग्राफ। टेलीग्राफ अंग्रेजी में तो आपको टेलीग्राफ लिखना भी सिखाते रहे हैं, सिलेबस में होता रहा है। लेकिन अब जो है, यदि हम आज की बात करें तो मॉडर्न टाइम में टेलीग्राफ पूरी दुनिया से अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब टेलीग्राफ नहीं है। हालांकि आपको बताएं, टेलीग्राफ पहली बार 1851 में आया था। फिर ट्रांस इंडिया टेलीग्राफ की लाइन जो है वो 1854 में बन गई थी, और इसी प्रकार से 163 सालों तक ये चलता रहा पूरी दुनिया में टेलीग्राफ। और 14 जुलाई 2013 को शाम के 9 बजे इसको पूरी दुनिया से टेलीग्राफ सर्विस को बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बाद में प्रिंटिंग प्रेस आती है, जैसे न्यूज़पेपर है, वो भी आपके लिए कम्युनिकेशन का माध्यम है। पत्र पत्रिकाएं हैं, ये सब मैगजीन, किताबें, तो ये सब कम्युनिकेशन है। फिर बाद में टेलीफोन आता है। टेलीफोन पहले ये वन वे था, यानी आप देखते हैं ऐसे कान पे लगाते थे, ऐसे बोलते थे, तो उसमें क्या होता था कि वो बोलते थे तो ओवर बोलना पड़ता था। यानी उसमें क्या होता था, एक टाइम में एक ही तरफ आवाज़ जा सकती थी या आ सकती थी, इसलिए उसको वन वे कम्युनिकेशन कहते। बाद में आपने देखा होगा फ़ोन आ गया, उसके ऊपर एक रिसीवर रखा है, आपने ऐसे पकड़ लिया, माइक यहाँ आ गया, वो स्पीकर यहाँ आ गया, माइक यहाँ सामने आ गया, तो उसमें दो वायर थी, एक वायर से डाटा जा रहा है, एक वायर से आ रहा है, तो वो 2 वे था। फिर उसके बाद आपने देखा कि स्क्रीन पे आपका नंबर फ्लैश होने लगा। आजकल आपका स्क्रीन पे पहले से ही नाम का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो सारी सुविधाएं धीरे धीरे अपग्रेड हुई। लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती गई तो पिछली वाली जो टेक्नोलॉजी है वो बैकवर्ड होती चली गई। ठीक है, जैसे आज की डेट में लैंडलाइन मोबाइल फ़ोन का लगभग ज़माना ख़त्म होने की कगार पर है। STD सुविधाएँ तो लगभग बंद हो गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बाद में आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी आज बहुत सारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। जैसे आप कोई दूर दराज में चले जाइए, ओशन में चले जाइए, पैसिफिक जैसे ओशन जो धरती के 1/4 हिस्से पर फैले हुए हैं, तो वहाँ पर यदि जो शिप चल रहे हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। हम इनको अलग अलग माध्यमों को 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत संचार। क्या डेफिनेशन दोगे? वे कम्युनिकेशन के साधन जो व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होते हैं। आपकी मर्जी है आप मैसेज देना चाहें या नहीं देना चाहें। मान लीजिए कई बार आपके पास कॉल आता है, आपकी मर्जी होती है आप कॉल पिक करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है आप उस टाइम बिजी हो, आप बाद में कॉल बैक करें। तो इस प्रकार से वो सारी बातें, जैसे लेटर हो गया, यानी पत्र आप लिखना चाहें तो लिखेंगे, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखेंगे। टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, इसके अलावा फैक्स होता है फार अवे जेरोक्स।
एक मशीन होती है, उसके साथ टेलीफोन अटैच रहता है, वहाँ पर मशीन उस डाटा को, पेज को स्कैन करती है, उसको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करती है अगले फ़ोन पर, जहाँ पर आपने फैक्स करना होता है वहाँ पर एक बार बेल बजेगी और वहाँ से प्रिंटर अटैच होगा, उस पर प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ईमेल, इलेक्ट्रिक मेल यानी इलेक्ट्रिक पत्र, आजकल ईमेल जो है वो डाटा कम्युनिकेशन का बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेट यानी बहुत सारा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है। आज तो दुनिया की मतलब ये जितना जो कुछ भी आप सोशल मीडिया देख रहे हो उस सब के पीछे इंटरनेट ही है। आजकल तो कंपनियां भी ऐसी हो गई हैं कि वो आपसे कॉलिंग चार्ज तो ले ही नहीं रही, इंटरनेट का पैक का चार्ज ले रही हैं, उसी में आपको बाकी की सारी सुविधाएं दे रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड आता है इधर यदि बात करें तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जन संचार, यानी जो सबका साझेगा हो, सार्वजनिक हो। जैसे रेडियो, अब आप यहाँ क्लास में बैठे हैं लेकिन रेडियो पर प्रोग्राम तो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है ना, तो रेडियो हो गया जिसमें केवल ऑडियो माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा टेलीविज़न, टेली मीन्स होता है दूर, विजन माने होता है दृश्य, जो दूर का दृश्य दिखा दे, यानी जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों फैसिलिटीज़ हों। इसके अलावा सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पब्लिक मीटिंग्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस आदि ऐसी हो सकती हैं जिनको आप मास मीडिया में कहेंगे। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका रेडियो या पर्सनल कम्युनिकेशन में देख लीजिए। पर्सनल कम्युनिकेशन यानी वो सारे संचार के साधन जो व्यक्तिगत होते हैं, जिसमें आप इंटरनेट को कह सकते हैं ये मोस्ट इफेक्टिवली होता है। वाइडली अर्बन एरिया के अंदर यूज किया जाता है। शहरी एरिया में मोबाइल नेटवर्क सबसे स्ट्रॉन्ग मिलता है क्योंकि यहाँ पर टावर जो है कंपनियां लगाती हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहती है। ग्रामीण एरिया में टावर कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कंपनियां होती हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं होता, तो वो टावर्स कम लगाती हैं। हालांकि आज समय के साथ साथ वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और कंपनियां दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इसी प्रकार से इसमें ईमेल हो गया है या नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तक कि मैं कहूँ आपको आज की डेट में आपका जितना भी जो भी आपका शिक्षा बोर्ड होता है या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके सारा का सारा डाटा जो है वो इंटरनेट के माध्यम से ही कम्युनिकेट होता है। ठीक है, केवल इसमें संचार ही नहीं रह गया, आज इंफॉर्मेशन भी इसके द्वारा शेयर होती हैं। इवन आजकल आप जैसे पेटीएम वगैरह करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी सारा इंटरनेट के माध्यम से आज की डेट में हो रहा है। जैसे आपका जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जाती है LOC जिसको आप बोलते हैं, वो भी बोर्ड तक डिजिटल माध्यम से पहुंचती है। आपका रिजल्ट भी डिजिटली आता है, आपकी मार्कशीट भी आपको डिजिटली मिल जाएंगी, डिजी लॉकर भी आपके पास सुविधा। तो ये सारा का सारा जो आज फैसिलिटीज़ आप ले पा रहे हैं वो सारा का सारा बदौलत है इंटरनेट की। तो ये आप बताएंगे। इसके अलावा ई-कॉमर्स हो गया यानी ई-मार्केटिंग। ठीक है, इसी प्रकार से UPI, ऑनलाइन बैंकिंग है, ये सब इसी के कारण है। इसके साथ साथ इन सारे डाटा को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े फिर वो बनाने पड़ते हैं जिसमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटीज़ रहती है। ठीक है, जैसे अभी एक दिन आपने खबर सुनी होगी कि जो चैट GPT आज आपके सामने है, ये AI आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो कहते हैं कि जितने आप सवाल पूछे जा रहे हैं उसके कारण दुनिया का बहुत सारा पानी खपत हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि वो जो सर्वर लगे हुए हैं, उनकी जो हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसके अंदर आपका डाटा, आपके क्वेश्चनिंग स्टोर होते हैं या जहाँ से वो आपको आउटपुट दे रहा है, उन सबको कोल्ड रखने के लिए बहुत सारा फ्रेश वाटर चाहिए। इसलिए कंपनियां इसका एक अल्टरनेटिव तरीका करती हैं। जैसे गूगल जैसी कंपनियां होती हैं ना, उनके बहुत सारे सर्वर आर्कटिक सर्कल में हैं, यानी जानबूझ के उस एरिया में बना दिया जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी ठंडा रहता है। ठीक है, सही है। चलो खैर वो एक अलग बात होगी। एक इसमें अच्छी बात ये होती है इंटरनेट में, इंटरनेट का एक सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें डाटा ट्रांसमिशन की जो कॉस्ट है वो लगभग सेम होती है। यानी यहाँ से आप तक भेजूँ या यहाँ से दुनिया के दूसरे सिरे तक भेजूँ, यानी व्हाट्सएप पे आपने कोई मैसेज किया, मैसेज एक बार अपलोड हुआ तो वो एक साथ जहाँ पर भी वो मोबाइल है वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, लो कॉस्ट होती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है रेडियो। तो रेडियो सबसे पहले तो आपके लिए मैंने एक एडिशनल नोट यहाँ पर छोड़ दिया है। दुनिया में सबसे पहले यदि रेडियो की बात करें तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। 1894 के अंदर मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और उस जमाने में रेडियो कम से कम आपके रूम जितना बड़ा रहा होगा।
हमारे टाइम में भी इतने बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे, टेलीविज़न भी बहुत बड़ा होता था, एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद करके आता था। आज आपका रेडियो और आज आपका टेलीविज़न इतना आ गया है कि मोबाइल के अंदर उसका जस्ट एक छोटा सा आइकन है, आपने आइकन टच किया तो रेडियो आपके मोबाइल में ही चलता है। ठीक है, बेसिक टेक्नोलॉजी आर सेम। ठीक है, वो अपग्रेडेड होते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। तो खैर हम बात करेंगे भारत के रेडियो की। भारत में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था 1923 में, 1923 में। इस डेटे को आप, इस क्वेश्चन को नोट रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जाएगा। भारत में पहला रेडियो का प्रसारण हुआ 1923 में और तब से लेके ये लगातार पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि दूर दराज के जो गांव, भारत में बहुत ज़्यादा गांव हैं, 6,40,000 गांव रहे हैं भारत में सेंसस 2011 के अनुसार, जिनकी संख्या आज और भी ज़्यादा है। उन सब दूर दराज के गांव के अंदर रेडियो कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट माध्यम रहा है। इसमें समाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, रागनियाँ, इसके अलावा कृषि दर्शन, इसके अलावा कोई ज़रूरी सूचनाएं, ये सब रेडियो के द्वारा प्रसारित आमतौर पर की जाती हैं। बाद में इस रेडियो को जो 1923 में चला था, वो चला था आपका बॉम्बे क्लब के नाम से, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, इस नाम से ये पहली बार भारत में ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। बाद में इस ब्रॉडकास्ट सिस्टम को चेंज कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो में। इसको शॉर्टली बोलते हैं AIR। कई बार आप सुनते होंगे कि ये खबर आपको AIR के माध्यम से सुनाई जा रही है, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से सुनाई जा रही है। ठीक है, आजकल एक इसका और वर्जन आ गया जिसको आप FM बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन उसको बोला जाता है। FM की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो AIR इसका नाम कर दिया गया 1936 में। ये भी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आपके लिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1923 में जो रेडियो चला उसको कब AIR में कन्वर्ट कर दिया गया, तो 1936 में। और उसके बाद 1957 में, 1957 में आज़ादी के बाद इस AIR को बदल दिया गया आकाशवाणी में। आप समाचार सुनते समय सुनते होंगे कि ये समाचार आपको आकाशवाणी के माध्यम से सुनाए जा रहे हैं। तो आकाशवाणी इस कार्यक्रम का यानी रेडियो का नाम 1957 में कर दिया गया। ठीक है, इस पे बहुत सारे टाइप्स के वैरायटी ऑफ प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं और स्पेशल बुलेटिन भी इस पे आजकल ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं। तो ये आपने बताना है रेडियो के बारे में। अब बात आती है टेलीविज़न, शॉर्टली बोलते हैं टीवी। दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक होता है टेली का मीन्स होता है फार, विजन मीन्स होता है दृश्य, दूर का जो दृश्य दिखा दे वो टेलीविज़न है। और एक होता है टेली मीन्स छोटा, विजन मीन्स होता है पर्दा, स्क्रीन। सिनेमा देखा होगा, उसमें बहुत बड़ा स्क्रीन होता है, टेलीविज़न का स्क्रीन छोटा होता है। तो सबसे पहले इसको ऐसे यूज किया गया था कि सिनेमा का पर्दा बड़ा होता है, इसका पर्दा छोटा होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में भी इसको लिया जाता है। तो दोनों ही संदर्भ में आप बता सकते हैं। बात करते हैं टेलीविज़न की। हालांकि टेलीविज़न का जो इन्वेंशन हुआ था वो 1945 के अंदर हुआ था। ठीक है, गूगल करके देखोगे तो इसके आविष्कार का नाम अलग अलग आता है, इसलिए मैंने आविष्कार का नाम यहाँ पर डाला ही नहीं है। कोई JV बेयर्स को बताते तो कोई गूगल किसी और को बताता है, उसका श्रेय किसको जाता है, हम उसको छोड़ देते हैं, हम अपने काम का डाटा ले लेते हैं। कि टेलीविज़न की शुरुआत भारत के अंदर हुई थी 1959। जब रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया, उसके 2 साल बाद टेलीविज़न भारत में पहली बार आया। ठीक है, ओके। तो 1959 और इसमें क्या फैसिलिटी होती है, ये ऑडियो और वीडियो, आवाज़ और दृश्य दोनों एक साथ इसमें ट्रांसमिट होते हैं। तो इस टेलीविज़न में ये सुविधा है। बाद में इस टीवी को 1976 में अलग कर दिया गया, डी लिंक कर दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो से दूरदर्शन के रूप में। जैसे आजकल आप देखते हो ना DD चैनल आता है, DD नेशनल, DD न्यूज़, DD स्पोर्ट्स। तो उस DD का मतलब है दूरदर्शन, और ये दूरदर्शन नाम रखा गया कब से, 1976 से। उससे पहले ये टीवी और रेडियो दोनों एक ही साथ मर्ज थे, बाद में इनको अलग अलग बना दिया गया। इसके बाद आता है इनसेट I1 या 1A कह सकते हैं इसको आप, नेशनल टेलीविज़न। ये एक सैटेलाइट का नाम है एक्चुअली में, जो भारत के अंदर टेलीविज़न का जो डाटा है उसको ट्रांसमिट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनसेट होता है वो, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसको बोलते हैं।
और DD1 इसके द्वारा इफेक्टिव होता है। ठीक है, रही बात इसके ऊपर प्रोग्राम की, तो वो आप कॉमनली कोई बता सकते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इज टेलीकास्ट ऑन द टेलीविज़न। रेडियो हो, वो आपके न्यूज हो सकती हैं, फिल्मी गाने हो सकते हैं, फिल्में होती हैं, इसके अलावा शॉर्ट मूवीज़ हो सकती हैं, मोटिवेशनल कोई स्पीच हो सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम टेलीविज़न पर आज की डेट में आते हैं। और जो प्राइवेट टीवी चैनल हैं उन पे तो 24 घंटे प्रोग्राम चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट वे आर्टिफिशियल हमारे बनाए गए इक्विपमेंट होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में रहकर चक्कर लगाते रहते हैं, या एक स्थान पर उनको फिक्स कर दिया जाता है। 2 टास्क के सैटेलाइट होते हैं, या तो वो चक्कर लगाएंगे या वो एक स्थान पर रहकर कम्युनिकेशन करते रहते हैं। तो सैटेलाइट के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एक्चुअल में सैटेलाइट करते क्या हैं? आप एक छोटा सा रफ डायग्राम भी बना सकते हैं। मान लो ये हमारी अर्थ है, तो केवल इस पे 3 सैटेलाइट ही पूरी पृथ्वी पर डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं। ये यहाँ तक कर देगा, ये यहाँ तक कर देगा, ये यहाँ तक कर देगा। 3 सैटेलाइट, यानी आपने डाटा ट्रांसमिट किया एक सैटेलाइट को, इसने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया, पूरी पृथ्वी पर डाटा ट्रांसमिट आसानी से कवरेज हो जाती है। इसके अलावा आपने शायद 11वीं क्लास में प्रैक्टिकल वाले लास्ट पेज पे बनाया होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो वो वाली पिक्चर भी ये आप ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में सैटेलाइट वहाँ लॉन्च कर रखे होते हैं और उसका डाटा जो सबसे पहले अपलोड होता है वो ग्राउंड से ही होता है, सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट टू सैटेलाइट पहुँचता है, वापस उसको ज़मीन पर ट्रांसमिट कर दिया जाता है और वो यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, इस सारे कम्युनिकेशन में एक आप वो नहीं भूलेंगे, 11वीं क्लास में आपको एक चैप्टर सिखाया था, उसमें पृथ्वी की लेयर्स पढ़ाई थी, एटमॉस्फेयर की। तो आयनोस्फीयर आपको याद होगा। हम रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट सब पढ़ लेते हैं, लेकिन पृथ्वी की जो हमें एक बहुत बड़ी गिफ्ट है उसको शायद हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मैं कहूँगा आपको कि आप अपने पेपर में लिखते समय ये सेंटेंस लिखना भी ना भूलें कि पृथ्वी ने ही हमें ये गिफ्ट दे रखा है कि आयनोस्फीयर है हमारे पास। अगर वो ना होता तो किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन ना होता। तो सारा का सारा डाटा जो है वो आयनोस्फीयर की बदौलत से हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप बताएंगे। इसके अलावा सैटेलाइट में फिर वही है कि इसमें सभी प्रकार का कम्युनिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट में एक चीज़ और भी है, ये केवल ऑडियो ही नहीं, ये केवल वीडियो ही नहीं, ये और भी कई सारे काम एक साथ कर देता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या करता है? इसके ऊपर हम कैमरे लगा देते हैं जो लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इतनी दूर से ही इसके अंदर थर्मल कैमरे लगा दिए जाते हैं जो तापमान को डिटेक्ट करते रहते हैं। इसके अंदर स्मोक सेंसर, यानी वहाँ से ही ये उसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे पराली जलाते हैं ना, अब किसान को जल्दी होती है कि खरीफ क्रॉप कट गई है, खरीफ की मुख्य फसल है चावल, उसको काट के रबी की मुख्य फसल गेहूं की बिजाई करनी है, और सरकार नहीं चाहती कि वो पोल्यूशन हो, मोटिवेट किया जा रहा है, लेकिन जाने अनजाने फिर भी कोई ना कोई पराली में आग लगा देनी पड़ती है। तो सैटेलाइट उसकी इमेज ले लेता है और इतनी दूर से उसके अंदर थर्मल कैमरा लगा हुआ जो उस हीट को डिटेक्ट कर लेता है और इमेज बना के सरकार के पास भेज देता है। फिर किसान के पास वो पिक्चर पहुंचती है कि देख भाई, किला नंबर तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही खेत में पराली जल रही है। पिक्चर कहाँ से आई? 500 किलोमीटर दूर से खींच रखी है। ठीक, तो ये इसी प्रकार से भारत ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए। हालांकि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट के नाम से। ठीक है, इसके अलावा बाद में भारत में जो सैटेलाइट लॉन्च हुए उसमें है इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछ लेगा इनसैट की फुल फॉर्म लिखिए, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। दूसरा होता है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग, जो दूर से ही सेंस कर लेता है, दूर से ही। ठीक है, तो जो भी थर्मल कैमरे की बात हो रही थी वो IRS है एक प्रकार से। ठीक, इसके अलावा जो आप वेदर रिपोर्टिंग सुनते हैं वो सारा का सारा मेट सेट का काम है, मेट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट है, उसके द्वारा ऐसा होता है। इसके अलावा ये जो इनसैट है इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 1983 में, और ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट है जो टेलीकम्युनिकेशन करता है, मीटियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है, मौसम से संबंधित ऑब्जर्वेशन भी ये करता रहता है। इसके अलावा जो IRS है इसकी लॉन्च हुई थी 1988 में, मार्च के महीने में 1988 में।
ठीक है। उसके बाद इसके बहुत सारे आगे आगे वर्जन हम लॉन्च करते चले जाते हैं। देन आता है हमारे यहाँ पर एक को बोलते हैं PSLV। एक्चुअली में ये सैटेलाइट नहीं होता, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको बोलते हैं, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये सारे के सारे डाटा जो है वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पर पहुंच जाते हैं, और जिसका ऑफिस जो है आप कह सकते हैं कि वो हैदराबाद में है, और वहाँ से पूरे देश के अंदर डाटा को सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ये था आपका सैटेलाइट से रिलेटेड, और ये था आपका चैप्टर, ठीक है। जैसे अभी आपको सामने देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, पहले इसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। आपने रेलवे जोन पढ़े थे, किताब में कितने थे? 16 थे। यहाँ ऑप्शन में 16 है ही नहीं। व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, आंसर आएगा 17, क्योंकि इस टाइम हमारे देश में 17 रेलवे जोन है। जो 17वां रेलवे जोन बनाया गया वो दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम के आसपास है। तो वो अभी किताब में अपडेट नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन में अपडेट है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, यदि ऑप्शन में 17 है तो आंसर आप 17 देंगे। इसी प्रकार से जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच रिवर एंड बिटवीन विच टू प्लेस डज द नेशनल वाटरवे 1 इज लाइज? गंगा, हल्दिया, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, 1620 किलोमीटर लंबा ये नेशनल वाटरवेज है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ गया आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट रेडियो टेलीकास्ट? 1923, बॉम्बे रेडियो क्लब के रूप में इसका शुरू किया गया था। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन भी होगा, मैं बता देता हूँ आपको। कई बार आप आज की दुनिया के सबसे बड़े गुरु के पास चले जाते हैं, वो गुरु तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा वो कन्फ्यूज्ड भी रहता है। गूगल गुरु, तो गूगल गुरु पे जाओगे तो 1923 भी मिल जाएगा, 1927 भी मिल जाएगा। अब डिसाइड आपने करना पड़ेगा कि व्हाट इज द ऑथेंटिक डाटा। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आई थी एक खबर कि उस दिन पिछले महीने में ही, शायद 13 जुलाई समथिंग था, उस दिन रेडियो का था, लेकिन अखबार में भी डाटा था 1927 का। अब आपके सामने धर्म संकट होता है कि ऑप्शन में दोनों है, 1927 भी है, 1923 भी है, तो किसको सही उत्तर माना जाए? तो मैं आपको कहूँगा कि विश्वास करिए आप अपनी NCERT पर। NCERT ने जो आपको सिलेबस में दे दिया, हमारे लिए वही सर्वमान्य सत्य है, हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो 1923 है। इसके अलावा ये कुछ छोटे क्वेश्चन है जिनको आप स्वयं कर लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर, ओके।